Hello, good evening, friends. Today we are having a senior pediatric neurologist जो बच्चों के दिमाग का इलाज करने वाली डॉक्टर हैं जो बहुत सीनियर हैं गुड़गांव में पारस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं डॉक्टर पूजा कपूर। आज मैं उनसे बच्चों के बुखार में जो दौरे पड़ जाते हैं उस बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी। बट 2 से 4% बच्चों को अर्थात 2 से 4 बच्चों को 100 में से 2 से 4 बच्चों को बुखार में तेज दौरा पड़ जाता है और एकदम पेरेंट्स इस बात के लिए तैयार नहीं होते और पूरी तरह डर जाते हैं। उनको लगता है जैसे बच्चा हाथ से छूट जाएगा। ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में और जो कुछ करीब 60% बच्चों में रिपीट भी होते हैं। तो इस बारे में अभी हम डॉक्टर पूजा कपूर से बात करते हैं। वेलकम डॉक्टर पूजा टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये बुखार में ऐसा क्यों होता है मैम कुछ बच्चों के साथ? क्यों उन्हें दौरा पड़ जाता है, आंखें चढ़ा लेते हैं, एक तरफ देखने लगते हैं? सो जो है सर ये बच्चों के साथ ही होता है। इसको फेब्राइल सीजर बोलते हैं। फेब्राइल सीजर का मतलब हुआ कि जो है जब बुखार आएगा तो दौरा आ सकता है। सो ये क्योंकि पर्टिकुलरली बच्चों में ही होता है, मतलब 3 महीने की उम्र से लेके 5 साल तक की उम्र तक ये हो सकता है, क्योंकि माना जाता है कि जो हमारा ब्रेन है अभी वो पूरी तरह पका नहीं हुआ है। तो ज़रा सा भी कुछ जो है ऐसा स्टिमुलस मिल जाए जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में जो है वो खराब हो जाए, गड़बड़ हो जाए, और जिसकी वजह से जो है वो एक दौरा या सीजर या अब नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी हो जाती है। सो माना जाता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो दिमाग हमारा ठीक पक जाता है, वो कोई भी अननेचुरल सा स्टिमुलस लेने पर भी जो है कोई अलग सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है वो 5 साल तक के बच्चों के में होती हैं, और जो है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए फेब्राइल सीजर जो है वो बच्चों की बीमारी है, और जो है जब कभी बुखार तेज हो या एकदम से तेज हो, ऐसा माना जाता है कि बुखार जो है वो अगर एकदम से तेज होता है तो उन बच्चों में ज़्यादा चांस होता है। इनफैक्ट अब तो ये बोला जाता है कि अगर बुखार दौरा पड़ने के बाद आए या उसके अगले 2-4 दिन तक भी रहे तो भी कई बार वो स्टिमुलस होता है ब्रेन के अंदर फायर करने का। तो फेब्राइल सीजर जो है वो बुखार पहले भी आ सकता है, उस समय भी आ सकता है जब दौरा आए, और कुछ घंटे बाद भी आ सकता है और लगातार 2-3 दिन तक रहे। अब इस बुखार का कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों में तो हर 15 दिन में एक बार बुखार आता है, क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो अगर हल्का फुल्का सर्दी खांसी है उससे बुखार आ गया, अगर जो है कान में दर्द है, पस निकल रहा है, उससे बुखार आ गया, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट में इन्फेक्शन, गले में अगर जो है कुछ इन्फेक्शन हो गया, या कहीं पर भी, कहीं पूरी बॉडी में अगर हल्का फुल्का कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से फीवर आ गया, तो ये उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। सो इस वजह से जो है ये सबसे कॉमन है, क्योंकि बुखार तो कॉमन है बच्चों में, और बच्चों का ब्रेन अच्छे से पका नहीं होता है, जिसकी वजह से ये कॉमन है बच्चों। अच्छा, कभी भी मैम अगर बच्चे को दौरा आ जाए, चलिए किसी भी कारण से आ जाए, चाहे बुखार से या बिना बुखार से है, तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उनके मुंह में कुछ उंगली डालनी चाहिए, उनको साइड में लिटा देना चाहिए, या ठंडा पानी फेंकना चाहिए? उनके क्या करना चाहिए? सो ये मुझे आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, बिकॉज अभी भी हमारे देश में बहुत ही बड़ी भ्रांति है कि जो है जैसे ही किसी को दौरा आए तो उसको पानी पिलाओ या मुंह में उंगली डाल दो या चप्पल सूंघा दो या चम्मच रख दो। सो प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, और ये सबसे बड़ा टेक होम मैसेज होगा इस जो है ग्रेट मॉम का, कि जो है आपको ये समझना है कि उस समय पैनिक नहीं करना है, पहली चीज तो। और दूसरा, मुंह में कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि उस समय जो है ब्रेन का कनेक्शन जो है वो नहीं है, वो बंद हो रहा है, वो अलग सी एक्टिविटी कर रहा है, उसमें कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आपने उस समय उसके मुंह में पानी डाल दिया तो जो है कोई गारंटी नहीं है वो पानी सारा का सारा वो सांस की नली में चला जाए, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन ब्रेन से आ नहीं रहा है निगलने के लिए उस पानी को। सिमिलरली अगर मुंह में चम्मच डालने से उससे कुछ भी नहीं फायदा होगा। ये जो भी एक्टिविटी आ रही है वो ब्रेन से आ रही है, और जब ब्रेन शांत हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो आपके मुंह में चम्मच डालने से, कुछ सुंघाने से, कुछ पानी पिलाने से, या फिर पैनिक कंडीशन में जाने से कुछ नहीं होगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज, पैनिक नहीं करना है। दूसरी चीज,
क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हमारा सलाइवा बन रहा होता है, हमारी लार बन रही होती है, और बिकॉज ब्रेन का कनेक्शन जो है वो नहीं है कि कैसे उसको निगला जाए, तो वो सांस की नली में जा सकता है, इसलिए उसको एक लेटरल पोजीशन में, मतलब एक तिरछी पोजीशन में उसको लिटा के रखना चाहिए। पूरा ऐसे सीधा औधे मुंह नहीं लिटाना चाहिए, नहीं तो फिर वो लार जो बन रही है वो नीचे जा सकती है और जो है वो सांस की नली में जाके उसको ब्लॉक कर सकती है। तो एक करवट करके, साइड करवट करके उसको लिटा देना चाहिए। ये देखना चाहिए कहीं उस बच्चे को कुछ लग तो नहीं रहा है, कुछ चीज चुभ तो नहीं रही है उसको, कहीं कुछ उसको ट्रॉमा तो नहीं हो गया है, जैसे ही दौरा आया कहीं गिर गया हो, कुछ पास में अगर ब्लेड पड़ा हो, कांच पड़ा हो, कैंची पड़ी हो, वो तो कहीं नहीं चुभ गई है। इस चीज का ध्यान रखना होता है, पोजीशन मेंटेन करनी होती है। और फिर हम आपको बताएंगे एक स्प्रे के बारे में, जो कि जो है अभी आराम से मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। वो स्प्रे आपको नाक में डालना होता है, उसकी क्वांटिटी, उसका ये वो सब कुछ बताया जाएगा आपको। और फिर जो है जब थोड़ा सा आप सेटल हो जाए तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना होता है। तो प्राइमरी केयर में जो है आपको जो नहीं करना है वो बता दिया गया है, और जो करना है वो करके फिर उसको हॉस्पिटल की तरफ लेके जाना होगा बच्चे को। अच्छा, क्या जैसे बच्चे के हाथ कांप रहे हों या हाथ वो फेंक रहा हो, जर्क्स आ रहे हों, तो क्या उसके हाथ पकड़ लेने चाहिए या उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा ये है मैम आपसे, क्या उसे ढक देना चाहिए? ओके, सो जैसा मैंने कहा कि ये एक्टिविटी तो ब्रेन से है, ब्रेन में क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कुछ गड़बड़ हो गई है, और वो जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन में गड़बड़ हुई है वो वाला पार्ट आपका जर्क कर सकता है, सीधा तन सकता है। तो जैसे अगर सीधे हाथ में कुछ हाथ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है या तन रहा है, इसका मतलब ब्रेन में उसके ऑपोजिट साइड में कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गड़बड़ है। तो आप अगर वो हाथ पकड़ेंगे भी तो भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में है तब तक वो हाथ ऐसे मूव करेगा। तो आपके पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, तो प्लीज हाथ को पकड़िए। नहीं हो सकता आपने तेजी से पकड़ लिया और हाथ ऐसे मूव कर रहा है, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ टेंडन पुल हो जाए, कुछ पुल हो जाए, कुछ पुश हो जाए, तो प्लीज वो कुछ मत करिए। दूसरा, ढकना उसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पहुंचेंगे तो डॉक्टर आपसे पूछेगा कहाँ हुआ, कौन सा हाथ इन्वॉल्व हुआ। तो आप देखिए कि आंखें कैसे मूव कर गई हैं, क्या जो है कौन सा हाथ मूव कर रहा है। दूसरा कि जो है कोई लार तो नहीं गिर रही है, क्या वो हाथ सुस्त हो गया है, वो तन रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने डॉक्टर को बतानी होगी। तो अगर आप उसको ढक देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप विजिल रखिए, घबराइए नहीं, और बगैर कुछ करे, बगैर कुछ छेड़े, एक आसान सी पोजीशन में उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। और क्या आप कहेंगी कि बिना घबराए उसकी एक वीडियो बना ली जाए 10-15 सेकंड की, जिससे डॉक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करा जा सके, दिखाया जा सके? अगर ये कर लेते हैं तो फिर तो डॉक्टर की आधी समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। राइट। क्योंकि हमें ये पता करना बहुत जरूरी होता है कि किस टाइप के सीजर्स हैं, क्योंकि जो टाइप होता है उसी के हिसाब से दवाई रखी जाती है। अगर तन्ने वाले सीजर्स हैं, छोटे जर्क वाले सीजर्स हैं, अगर जो है वो ऐसे ऐसे मूवमेंट वाले सीजर्स हैं, अगर उसकी वीडियो बन जाए, नथिंग लाइक दैट। बट जो है अगर ये सारा जो है वाइड स्प्रेड हो जाए कि प्लीज जो है एक जन बच्चे को संभाल ले और दूसरा वीडियो बना ले, तो फिर हमारे लिए बहुत काम आसान हो जाता है ये डिसाइड करने में कि हमें कौन सी मेडिकेशन देनी है और हम आगे क्या करेंगे उस बच्चे के साथ में। प्लस उसका दौरे का कारण क्या है वो भी हमें कई बार पता चल जाता है जब आप हमें बताते हैं कि किस तरह के दौरे आए, और अगर उसकी वीडियो हो जाए हमारे पास तो दैट वुड बी ग्रेट, दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट थिंग टू हैपन। ओके। तो पहले दौरे के अंदर जब उसको बच्चे को दौरा पड़ा, कई बार क्या होता है कि बुखार, आपने बताया कि बुखार पता भी बाद में चलता है, पहले दौरा पड़ गया और 2-3 घंटे बाद बुखार का पता चला, या आप नहीं नाप पाए, आपका ध्यान भी उस तरफ नहीं गया। अब आप बच्चे को लेके इमरजेंसी में जाते हैं, और क्योंकि जनरली ये बच्चे छोटे होते हैं, 6 महीने से ऊपर के, और जनरली 1 साल से 2 साल के बीच वाले बच्चे होते हैं, और उनको एडमिट कर लिया जाता है। तो इसमें जो अप्रोच है, क्या कुछ पेरेंट्स कहते हैं इसका सीटी स्कैन करा लें, कुछ एमआरआई करा लें? तो पहली चीज, क्या सीटी स्कैन एमआरआई कराना होता है? और इन दोनों में से एक कराना हो तो कौन सा कराना चाहिए, सीटी स्कैन कराना चाहिए, एमआरआई कराना चाहिए? ठीक है। सो पहली चीज क्या है, हमें ये फाइंड करना होता है कि ये दौरे का कारण क्या है। तो अगर जो है वो बच्चा बिल्कुल, उसका डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल है और पहली बार बुखार आया और उसके साथ बड़ा ही टिपिकल सा दौरा पड़ा, हिस्ट्री दी उसने कि मैम पहले से सर्दी चल रही थी, फिर बुखार आया और फिर ये दौरा आ गया,
वो दौरा भी ऐसा होना चाहिए कि दोनों हाथ इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर एक हाथ इन्वॉल्व है तो हमें जो है कुछ सोचना अलग पड़ेगा। अगर वो दौरा छोटा सा ही है, बस जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचे वो खत्म हो गया, बच्चा प्रॉपर होश में आ गया, और आपने ये रूल आउट कर दिया कि ये दिमाग का इंफेक्शन नहीं है, तो आपको एमआरआई या सीटी कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि जो है दौरा बहुत लंबा था, दौरा जो है एक साइड का ही था, दोनों साइड इन्वॉल्व नहीं थे, एक 24 घंटे के अंदर 2 बार दौरे आ गए, तो आपको जो है प्लीज इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये दौरा क्यों आ रहा है। और उसके लिए जो है एमआरआई ब्रेन जो है वो बेटर मोडालिटी है सीटी से। तो सीटी हमें सिर्फ 2 कंडीशन में हम लोग करते हैं, जब कभी बच्चा जो एकदम से कभी छत से गिर गया, कहीं से गिर गया, तो ये देखने के लिए कि अंदर कहीं छोटा मोटा कोई ब्लीड तो नहीं है, तो तब जो है एक सीटी का जो है वो करा जाता है। क्योंकि जो ब्लीड होती है ब्लीडिंग ब्रेन की, वो एमआरआई में ज्यादा अच्छी नहीं दिखती, सीटी में ज्यादा अच्छी दिखती है। ट्रॉमा ऑफ द बोन, कौन सी बोन टूट गई है गिरने के बाद, वो भी सीटी में ज्यादा अच्छा दिखता है, एमआरआई पे नहीं दिखता है। एक कंडीशन वो, और दूसरा अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एमआरआई के लिए तब, दैट्स इट। इसके अलावा एमआरआई बहुत अच्छी मोडालिटी है, बेटर मोडालिटी है। और जो है अगर बच्चा जो है वो वेंटिलेटर पे नहीं है और जा सकता है मशीन में कराने के लिए, तो फिर आई थिंक एमआरआई इज अ मच 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 बेटर मोडालिटी। क्योंकि दौरों के 1000 कारण है। हो सकता है अंदर कोई छोटा सिस्ट हो सकता है अंदर दिमाग में कोई कीड़ा हो सकता है कोई दिमाग में ट्यूमर हो सकता है कि जो है ब्रेन की बनावट गलत हो जिसकी वजह से सीजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें एमआरआई जो है वो हमें सहायता करता है। तो अगर जो है बट हमारा फीवर के साथ में ही सीजर आया है, और मैंने बताया जैसे 3 कंडीशन की, एक तरफा नहीं है, प्लस जो है 15 मिनट से छोटा सा है, और उसके बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है, तो फिर एमआरआई अगर आप नहीं भी करा रहे तो चल जाएगा मुझे, क्योंकि वो टिपिकल फेब्राइल सीजर है। बाकी सारी कंडीशंस में आपको एमआरआई कराना ही कराना, या आपको अगर शक है कि ब्रेन में इंफेक्शन हो सकता है तो फिर तो आप प्लीज एमआरआई कराइए ही कराइए। अगर मेरे को पता है कि हाँ मुझे थ्रोट थोड़ा सा खराब था, बुखार आया और उसकी वजह से जो है एक छोटा सा सीजर आ गया, तो मैं कहूंगी चलिए वेट करा जा सकता है एमआरआई के लिए, बशर्ते बच्चे के माइलस्टोन्स ठीक हो, उसका चलना बैठना उठना बोलना समझदारी बशर्ते बिल्कुल ठीक हो, तब दैट इज द टाइम मैं कहूंगी चलो एमआरआई रुक जाते हैं, देखेंगे बाद में। एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि डेवलपमेंटली नॉर्मल हो। अब ये डॉक्टर तो समझ सकते हैं डेवलपमेंटली नॉर्मल हो, मरीज को मोटे मोटे तौर पे कैसे अपने बच्चे के बारे में पता चलेगा डेवलपमेंटली नॉर्मल है? क्योंकि आजकल बच्चे क्योंकि गोदी से नहीं उतरते हैं तो चल भी लेट रहे हैं, बैठ भी हम्म। लेट रहे हैं। और हम्म। ऐसे में पेरेंट्स को ये जानकारी कैसे होगी, क्या क्या चीज वो देखें डेवलपमेंट के हिसाब से कि उनका बच्चा आगे भी उसे कब डॉक्टर को कांटेक्ट करना है? क्योंकि हमारे यहाँ सिक केयर है, हेल्थ केयर तो है ही नहीं। हम्म। आदमी सिर्फ डॉक्टर के पास जब जाएगा जब बहुत सारी बीमारी इकट्ठी हो जाएंगी, खांसी भी होगी, बुखार भी होगी, जुकाम भी होगी, लूज मोशंस भी हो रहे होंगे, या हम्म। वैक्सीन लगवाते हुए डॉक्टर से क्वेश्चन दागेंगे, तो हम्म। शायद वो उस लिए तो जाते नहीं है, और इसलिए बहुत सारी चीजें मिस भी रहती हैं। तो कुछ हम्म। छोटे मोटे आप डेवलपमेंट के पॉइंट बता सकती हैं पेरेंट्स को, जिससे उन्हें हाँ। पता चले कि भाई ये चीज गड़बड़ चल रही है तो मैं डॉक्टर से जल्दी मिल लूं। तो जो है अब आप ऐसे बड़ी याद रखिए। बीमारी जो है दौरा करके सामने आए, इससे पहले ही समय रहते सचेत हो जाऊं। हम्म तो जब बच्चा 1 साल का हो, याद रखिए, या 1 साल से भी पहले चाहते हैं, 6 महीने पे शुरू करते हैं, तो 6 महीने के बच्चे को जो है अगर नजर में नजर डालना जो है, अगर आप उसको बुला रहे हैं, आप उसके सामने से जा रहे हैं, तो वो आपकी तरफ बराबर जो है वो आई कांटेक्ट करके देखे। प्लस जो है आप जो है कोई भी आवाज कर रहे हैं तो उस तरफ को देखे। तो जो है जो विजन और साउंड जो है वो हर 6 महीने के बच्चे में ये आ जाना चाहिए ही चाहिए। प्लस जो है अगर मोटर माइलस्टोन देखो तो गर्दन संभालना 100% आना चाहिए 6 महीने के बच्चे को। तो ये 3 चीजें जो है वो 6 महीने के बच्चे में बिल्कुल तीनों टिक होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं 1 साल पे। 1 साल का बच्चा पकड़ के खड़ा होना शुरू कर देना चाहिए ही चाहिए। दूसरा जो है ये मोटर माइलस्टोन्स बोलते हैं हम उसको। दूसरा जो है अगर जो है मैं उसको इशारा करूं कि ये रहा, तो उस तरफ को देखना शुरू कर देना चाहिए। मैं बोलूं कि जो है अच्छा मुझे बताओ कि पॉइंट करके मम्मी कहाँ है, तो मम्मी की तरफ को बताना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा ये बोलते हैं कि कम्युनिकेशन माइलस्टोन। इस समय जो है बच्चा मम्मा, दादा, बब्बा ऐसे करके जो बायसिलेबल वर्ड्स हैं वो बोलने आ जाने चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट बर्थडे पे इतना बच्चे को आना ही आना चाहिए। अब हम आ जाते हैं 1.5 साल के बच्चे में। 1.5 साल के बच्चे में मिनिमम
पांच कंटेक्चुअल वर्ड्स आने चाहिए। पापा को पापा, दे दो को दे दो, पंखे को पंखा, कोई भी पांच अगर शब्द आ रहे हैं जो कंटेक्चुअल हैं। कंटेक्चुअल का मतलब ये हुआ कि उसको पता है इसका मीनिंग क्या है, और जब उसकी जरूरत होगी तभी वो उन शब्दों को यूज करेगा। और इस समय तक जो 1 साल पे पॉइंटिंग शुरू हुई थी वो 100% आ जानी चाहिए। मतलब कि मैं पूछूं कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, नोज बताओ, आईज बताओ, चंदा मामा कहाँ है, पॉइंटिंग उस तरफ को देख के वो उसको आनी ही आनी चाहिए। प्लस अगर जो है हम उसको कोई चीज दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको उसका फंक्शन पता होना चाहिए। कि ये नहीं कि मैंने उसको जो है डॉल दी तो उसने डॉल को तोड़ फोड़ के फेंक दिया। उसको ये पता होना चाहिए, अच्छा ये डॉल है, इसकी कंघी करेंगे, इसको सुलाएंगे, इसको जो ऐसे रखेंगे। तो फंक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 1.5 साल पे बच्चे को आ जाने चाहिए। 2 साल के बच्चे को जो है आपको, क्योंकि अभी हमारा खड़ा होना और चलना जो है 18 महीने पे बच्चा अच्छे से चल जाना चाहिए। 1.5 साल पे बच्चे को अच्छे से चलना आ जाना चाहिए। अब हम आते हैं 2 साल पे। 2 साल पे जो है बच्चे की वोकैबुलरी जो 5-6 वर्ड थी वो कम से कम 20 से 50 कंटेक्चुअल वर्ड्स आ जानी चाहिए। प्लस उसको जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कमांड आना चाहिए। मैंने बोला ये पापा को दे दो और वहां से जूते ले आओ, तो वो पापा को देके और फिर वहां से जूते लेकर आ जाएगा। तो छोटे छोटे जो फ्रेजेस हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उनको उसको जो है समझ के वो काम करते आना चाहिए। और प्लस अब हम आ जाते हैं 3 साल पे। तो 3 साल पे यह है कि जो है उसको बैठ के अगर जो है मैं कुछ 5 मिनट के लिए काम करा रही हूं, उससे पूछ रही हूं चीजें, तो उसको 2-3 वर्ड्स ज्वाइन करके उसको बताने आना चाहिए। और प्लस उसका जो स्पैन है, अटेंशन स्पैन है, वो 5-7 मिनट बैठ के अगर आप कुछ काम करा रहे हैं उसके साथ, वो पूरा तन्मयता से वो देखकर उसको कॉपी करके बिल्कुल वैसे का वैसा रिप्रोड्यूस करने लायक हो जाना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली ये वो वाली एज है जहां पे हम ऑटिज्म जो है वो बहुत ज्यादा पिकअप करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कोई बात नहीं, वो जो है बोल नहीं रहा है, बट यहाँ पे ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। बोली तो एक अलग चीज है, बट कॉपी करना, समझदारी दिखाना, अपनी जो है चीजों को बताना 2 से 3 वर्ड्स को ज्वाइन करके, और मेनली कॉम्प्लेक्स कमांड को फॉलो करना। मतलब कि जाओ ये दे आओ, फिर उसके बाद ये ले आना, और फिर ये रख भी देना। तो ये सारी चीजें जो है 3 से 4 साल की उम्र पे आ जानी चाहिए। ये हमें बहुत सारी चीजें रूल आउट करने में हेल्प करता है। पहला ऑटिज्म, दूसरा जो है एडीएचडी, तीसरा अगर बच्चे में बुद्धि की कहीं कोई कमी है, प्लस जो है जो मोटर माइलस्टोन है, जैसा बताया कि 1.5 साल तक चल जाना चाहिए, तो ये भी मुझे बताता है कि भाई चलना फिरना भी आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है डेवलपमेंट में हर पेरेंट को, अब आई थिंक इंडिया इतना प्रोग्रेस तो कर चुका है कि अब हम लोग जो है, जो आप सर हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, उस पर जाना चाहिए अब हमें, क्योंकि सिक केयर तो अब वो हो ही रही है। दिस इज नाउ द थिंग, बिकॉज अब हमारे 1-2 बच्चे होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि उनको कैसे बेस्ट दें, उनको कैसे जो है हम अर्ली अप्रोच, अर्ली इंटरवेंशन दे के उनको बेस्ट ऑफ लाइफ दें। आई थिंक दिस इज नाउ, शुड एवरी पेरेंट शुड नो अबाउट इट, दिस शुड नॉट बी मिस्ड। थैंक यू, आपने कमाल कर दिया, बहुत अच्छे से डेवलपमेंटल माइलस्टोन समझाएं, और जो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबके लिए काम आएंगे। और देखिए, नॉलेज स्प्रेड करने से ही, शेयर करने से बढ़ती है। मैं सभी पेरेंट्स से कहूंगा, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा ही लोगों को शेयर करिए, बताइए। मेडिसिन दवाई का गेम नहीं है, आप टॉनिक पिला पिला के कुछ नहीं कर सकते, आपको वॉचफुल होना पड़ेगा और टाइम से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और ये कोई इमरजेंसी के साथ डॉक्टर के पास जाएंगे तब उसके पास करने को ज्यादा नहीं बचता है। अरे डॉक्टर पूछिए, तो आपने बहुत अच्छा बताया। एक कमर के पानी की जांच के ऊपर भी सवाल उठता है, क्या ऐसे सभी बच्चों की कमर के पानी की जांच करके देख लेनी चाहिए, कोई ब्रेन में इन्फेक्शन तो नहीं है? देखिए, अगर सर बच्चा छोटा है, मतलब कि जो है, जो गाइडलाइंस है वो ये बोलती है कि अगर 1.5 साल तक का बच्चा है और उसको बुखार के साथ दौरा आया है, तो आपको कमर के पानी की जांच करके उसको ब्रेन में इन्फेक्शन है कि नहीं है वो रूल आउट करना जरूरी है। क्योंकि हम लोग कई बार जो है वो क्लिनिकली जज नहीं कर पाते हैं कि ये बुखार क्यों आया। और हमने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं कि जो है पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे, और वो अंदर ही अंदर जो है वो इन्फेक्शन ब्रेन में फैलता गया, और बाद में जो है बड़े बड़े पस जो है वो पस के ग्रैन्यूल्स, एब्सेस पड़ गए जो है ब्रेन में, जो बहुत डिफिकल्ट हो गया फिर। तो इसलिए जो है जो रिकमेंडेशन बोलती है, अगर 18 महीने से पहले जो है कोई भी बच्चा आता है जिसको बुखार के साथ दौरा आ रहा है और आप लोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज उसके पीठ के पानी की जांच 100% करिए।
अगर जो है 18 महीने से ऊपर, मतलब 1.5 साल से ऊपर का बच्चा है और आपको लग रहा है कि छोटा मोटा कोई साइन आपको दिख रहा है कि शायद ये ब्रेन से कनेक्टेड है, तो भी प्लीज करिए, क्योंकि ये एक छोटी सी मामूली सी जांच है जो हमें बहुत इंफॉर्मेशन देती है। तो ये भ्रांति पूरे समाज में फैली हुई है कि पीठ के पानी की जांच से हम जिंदगी भर का पीठ में दर्द रह जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी चांस नहीं है। हमें इस समय बच्चे को बचाना ब्रेन इन्फेक्शन से बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो रह गया तो फिर बच्चे की जिंदगी आगे की बहुत खराब हो सकती है। और आपको बताएं, वो जो लंबर पंचर जिसको हम पीठ के पानी की जांच बोलते हैं, जब भी हमारे सिजेरियंस होते हैं फीमेल्स में और ये, तो वो भी तो पीठ के पानी की जांच करके जांच में डाल कर ही तो वो दवाई देते हैं। तो देखिए ना कितना कॉमन है वो। हर कितने सिजेरियंस होते हैं और कितने ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर हम लोग पीठ के पानी से के थ्रू ही दवाइयां डालते हैं एनेस्थीसिया की। तो दैट इज नाउ सो कॉमन एंड वेरी सेफ। तो इसलिए जो है प्लीज, अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि प्लीज ये जांच कराइए, तो प्लीज कराना, मानिए कि वो बहुत जरूरी है बच्चे के आगे के भविष्य के लिए। तो ये रीढ़ की हड्डी पे कहीं भी कर लेते हैं या इसका कोई स्पेस बना हुआ है? इसकी कोई ट्रेनिंग होती है आप लोगों की जिसकी आधार पे आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेफ्टी के साथ डालते हैं सुई, या सो कहीं भी डाल देते हैं? नहीं सर, कहीं पे तो नहीं डाली जाती है। तो जो है, जो हमारी पीडियाट्रिक्स की, आपकी भी, मतलब हम लोग की जब ट्रेनिंग होती है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही कॉमन सी जांच होती है जो हम लोग एक दिन में 5-5 10-10 करते हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान। मतलब आपने भी बहुत करी होगी, हमने भी, सबने बहुत करी है। ये हमारी ट्रेनिंग का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, क्योंकि जो है इंडिया में इन्फेक्शन सबसे कॉमन जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री के देश है हमारा, इन्फेक्शन तो होता ही है हमारे यहाँ पे। सो इसके लिए जो है हम लोग को स्पेशलाइज, हर डॉक्टर को स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। जो भी एमडी पीडियाट्रिक्स करके निकला है उसको 100% डीसीएच, पीडियाट्रिक्स में जिसकी नॉलेज है, जिसने ट्रेनिंग ली है, और पर्टिकुलरली जो है ये नीचे L4 L5 के बीच में जो है नीडल डाल के एक प्रॉपर पोजिशनिंग करके बच्चे को अच्छे से सेडेट करके और तब ये करी जाती है। उससे पहले ये रूल आउट कर लिया जाता है कि ब्रेन के अंदर कोई प्रेशर बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है। तो इसलिए जैसे हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में था कि पहले हम एमआरआई कराते थे, देखते थे ब्रेन में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर तो नहीं है, और उसके बाद हम लंबर पंचर के लिए करते थे। तो ये सारे जो है प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि हमें बताए जाते हैं और ये होने चाहिए। और ऑब्वियसली अ ट्रेन्ड स्टाफ इज एलिजिबल टू डू द लंबर पंचर प्रोसीजर। और एज डॉक्टर्स जो है हम सबकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमें मिली होती है ये सब करने के लिए। अगर L4 L5 के नीचे नहीं मिल रहा है तो हम थोड़ा ऊपर भी जाते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, बट इट इज ऑल अंडर सुपरविजन विद द ट्रेन्ड हैंड्स, दैट्स इट। मतलब ये वेल प्लान प्रोसीजर है और जिसके लिए यस, सारे डॉक्टर ट्रेंड होते हैं। और देखिए, यस। डॉक्टर आपकी मदद के लिए, नुकसान के लिए नहीं है। उसको आप उस पर ट्रस्ट करके अपने काम को बढ़ाइए। जिन बच्चों को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो वैसे ही प्रॉब्लम है, उसमें कमर के पानी की जांच को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तीसरी बात मैडम, इसमें एक ईजी टेस्ट होता है, वो कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो बुखार में दौरे पड़ेंगे बच्चों को? ओके, तो अगर बुखार में स्पेसिफिकली दौरे पड़ रहे हैं तो ईईजी का आज सच कोई रोल नहीं है। अगर वो टिपिकल फेब्राइल सीजर जो हम बोलते हैं कि हमें पता है कि बुखार आया, डेवलपमेंट नॉर्मल है, और जो है हमारा जो है उसके साथ दौरा आया और जो है छोटा सा दौरा आया और उसके बाद बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो जो है उसमें ईजी का आज सच कोई रोल नहीं होता है। क्योंकि ईजी में उस समय क्या होगा, बस खाली थोड़ी सी स्लोइंग हो जाएगी, ब्रेन थोड़ा स्लो जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा, बट दैट इज नॉर्मल। कोई भी दौरे के बाद ब्रेन स्लो हो जाता है और हमें वहां उसमें आज सच कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं मिलती है। तो इसलिए जो है फेब्राइल, टिपिकल फेब्राइल सीजर बुखार के साथ दौरों में एज सच जो है ईईजी का कोई रोल नहीं है। तो ईजी का रोल तब आता है जब जो है हम ये सोच रहे होते हैं कि जो है हमसे दौरे मिस तो नहीं हो रहे हैं। कई बार ऐसे छोटे छोटे दौरे होते हैं जिसको हम इन्फेंटाइल स्पैज्म बोलते हैं, जिसको बहुत सारे लोग चौंकना समझ के भूल जाते हैं। बस हल्का सा बच्चा बस ऐसे जर्क लेता है और जो है बस वो दौरा होता है। तो जब हमें वो रूल आउट करना होता है तब हम स्पेसिफिकली ईजी कराते हैं। या फिर कई बार जो है बच्चे ऐसे थोड़ा सा बैठे हुए हैं और एकदम से खो जाते हैं कुछ सेकंड भर के लिए, जिसको हम एब्सेंट सीजर बोलते हैं, वो देखने के लिए हम दौरे कराते हैं, ईईजी कराते हैं। या फिर अलग टाइप के कुछ जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक इंड्यूस जो है कुछ जो है दौरे होते हैं जिसको हमें देखना होता है ईजी पे, हम सिर्फ उसके लिए स्पेसिफिकली ईजी कराते हैं। सारे लोगों में हम ईजी नहीं कराते हैं, खासतौर पे फेब्राइल सीजर्स में। राइट। तो ईजी का भी कोई इसमें ज्यादा रोल नहीं है। और अच्छा, ईजी कराना हो तो 3 दिन बाद कराना चाहिए, ड्यूरिंग द इवेंट कराना चाहिए, अगर कभी लगता है कराना चाहिए? ओके, सो जो है अगर जो है आपको पता करना है कि जो है वो कहाँ से फोकस आया,
तो एक्चुअली जैसे ही अभी जो है अगर मान लो बच्चे को सीजर आया है तो उस समय पूरा ब्रेन जो है वो बहुत स्लो होगा, सारा बहुत स्लोइंग होगी, तो हो सकता है उस समय हम मिस कर जाए कि जो है जहां पे जो है दौरे का मेन जो है एरिया जहां से वो स्प्राउट किया है। तो थोड़े दिन वेट करके, 3 से 5 दिन बेसिकली वेट करके, जब ब्रेन की स्लोइंग खत्म हो जाती है दौरे की वजह से, तो अब हम ईजी अगर कराते हैं तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि ओके यहां से दौरा आया है, और उसकी इंटेंसिटी भी बहुत अच्छे से पता चल जाती है क्योंकि ब्रेन की जो बैकग्राउंड है वो बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो दैट इज द टाइम व्हेन एन ईजी शुड बी डन। जो ये बच्चे होते हैं, क्या इन्हें फ्यूचर में एपिलेप्सी दौरे पड़ने का रिस्क रहता है? क्या इन्हें दौरे की दवाई आगे खानी चाहिए? जैसे हम पे दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चू तो ऐसा होता है जिसको दौरा एक बार पड़ा उसके बाद उसे नेक्स्ट 2 इयर्स तक दौरा नहीं हुआ, तो शायद उनमें तो फिर कुछ नहीं करना होता। नहीं। और एक बच्चू ऐसा है जिसको आज दौरा हुआ, फिर उसको 15 दिन बाद फिर दौरा पड़ गया बुखार के साथ, या 2 महीने बाद फिर पड़ गया। तो क्या इस बच्चों को हम वेलपोरिन टाइप या इस तरह की दवाई रेगुलर देके रखें जिससे उसे दौरा ना पड़े? हाँ जी। तो जो है जनरली ये बोला जाता है कि फेब्राइल सीजर जो है वो बाद 5 साल तक जो है हो सकता है, उसके बाद जो है वो एपिलेप्सी में कन्वर्ट नहीं होगा। एपिलेप्सी का मतलब हुआ बगैर बुखार के दौरा आना। तो जो है अगर जो है वो बुखार के साथ किसी बच्चे को आ रहा है और वो टिपिकल है, टिपिकल का मतलब कि जो है वही 15 मिनट से कम हुआ या पूरी बॉडी को किया और जो है उसमें डेवलपमेंट नॉर्मल है, तो जो है आपको आगे एपिलेप्सी होने का चांस बहुत नेग्लिजिबल है, लेस देन 1%, जो कि जनरल पॉपुलेशन का चांस है। तो उसके अंदर जो है हमें आगे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और हम नहीं करते हैं। अगर जो है किसी बच्चे को बार बार बुखार के साथ दौरा आता जा रहा है, 2.5 साल पे बच्चे को शुरू हुआ या 18 महीने पे पहली बार आया, फिर 2 महीने बाद फिर बुखार के साथ आ गया, फिर 4 महीने बाद फिर आ गया, फिर 2 महीने बाद फिर आ गया, तो ऐसे बच्चों में क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो बच्चा भी परेशान होता है। तो हम जो है हम बोलते हैं उसको रेगुलर प्रोफाइलेक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, हम रोज उसको एक दवाई देते हैं ताकि वो बार बार ये जो इतने फ्रीक्वेंट दौरे आ रहे हैं बुखार के साथ वो बंद हो जाए। तो उसके अंदर हम वैल्पेरिन शुरू करते हैं। अगर बच्चे की उम्र 2 साल के ऊपर है तो हम वैल्पेरिन शुरू करते हैं। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से नीचे है तो हम गार्डिनल करके एक सिरप आता है जिसमें फिनोबार्बिटोन करके एक चीज होती है, केमिकल होता है, वो शुरू करते हैं और हम अगले 2 साल तक के लिए देते हैं, या फिर जो है जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, जो भी उसमें छोटा टेन्योर है उसके हिसाब से देते हैं। ये बच्चे डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपको एक दौरा आज आया है और एक दौरा जो है वो 8 महीने के बाद आया है, तब हम कोई दवाई, मतलब ये बुखार के साथ होना चाहिए, अगर ऐसे है तो हम कोई दवाई देने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये बिनाइन सी चीज है। मुझे भी पता है 5 साल पे बुखार वाले दौरे बंद हो जाते हैं तो बच्चे को दवाई देने की जरूरत नहीं है। बट अगर फ्रीक्वेंसी जो गाइडलाइंस बोलती है, अगर आपकी 1 साल में फ्रीक्वेंसी 4 बार हो गई है तो आपको देने की जरूरत है, नहीं तो बच्चा फालतू में परेशान होता है। अच्छा मैम, ये देखा गया है कि कुछ बच्चे जिनमें ये बुखार के दौरान दौरे आते हैं तो उनमें अगर उनके परिवार की हिस्ट्री को खंगाला जाए तो उसमें और मामा चाचा वगैरह कोई और मिल सकता है, या कोई फैमिली का और बच्चा है जिसको बुखार में दौरे पड़ते थे। तो क्या इसमें आजकल ये जीन्स टेस्ट बहुत होने लगे, क्या इसमें जीन्स टेस्ट कराना चाहिए? कोई फायदा है? या तो जो है यस, तो ये जो है फेब्राइल सीजर जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है स्टडी टॉपिक है। तो जो है ये देखा गया है कि जिनको फेब्राइल सीजर आता है वो बोलेंगे हाँ मेरी मौसी के बच्चे को भी आता था, इसके बड़े भाई को भी ऐसे एक आध बार आया था बुखार के बाद फिर ठीक हो गया। फिर तो जो है अगर आप हिस्ट्री लेंगे, जो है फैमिली हिस्ट्री, तो आपको बहुत जगह से जो है वो पता चलेगा कि हाँ ये भी होता था, इसको भी होता था, मौसी मामा चाचा बुआ जो फर्स्ट कजन्स हैं उनमें आते थे। तो जो है ये देखा गया है कि अगर ये दौरे जो है आ रहे हैं बुखार के साथ और उसके बाद जो है धीरे धीरे, जैसे पहला दौरा आपका जो है वो 9 महीने की उम्र में बुखार के साथ आया, दूसरा दौरा जो है वो 12 महीने पे मतलब 1 साल पे बुखार के साथ आया, तीसरा दौरा जो 1.5 साल पे आया वो बगैर बुखार के आ गया, तो चौथा जो है फिर वो बगैर बुखार के आ गया। तो ये वो बच्चे हैं जिनको जो है हमें एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ड्रावे सिंड्रोम। तो ये जो है वो जेनेटिकली जो है ये आते हैं, ये बच्चे, इनका हमें जीन स्टडी करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो है हमें इससे आगे का पता चल जाएगा कि जो है इनको आगे कैसे दौरे आएंगे, इनका फ्यूचर कैसा होगा, और प्लस आगे आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे हैं, मान लीजिए ये पहला बच्चा था जिसको पहला दौरा जो है बुखार के साथ आया 9 महीने पे, फिर 12 महीने पे बुखार के साथ, बट अब जो है 2 दौरे आगे के जो है वो बगैर बुखार आ गए।
तो ये जो है वो ड्राइवे सिंड्रोम की शुरुआत हो सकती है। उसमें ऐसे ही होता है कि पहले 2-3 दौरे बुखार के साथ आएंगे, फैमिली हिस्ट्री भी थी कहीं, तो हम लोग बड़ा निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो ये तो नॉर्मल बुखार के साथ वाले सीजर्स हैं। बट देखेंगे कि 2 दौरे जो है वो बगैर बुखार के भी आ गए, फिर बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा स्टेशनरी हो गया। आप ईजी कराएं नॉर्मल आएगा, आप एमआरआई कराएं नॉर्मल आएगा, बट फिर भी जो है आपने दौरे की दवाई भी शुरू करी बट फिर भी दौरे आते जा रहे हैं। दैट इज द टाइम व्हेन यू रियली हैव टू गो इन फॉर द जेनेटिक स्टडी, ताकि अगर आगे आने, इनमें बहुत ही ऑटोसोमल रिसेसिव भी होते हैं, मतलब आगे आने वाले बच्चों में भी चांस ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए, तो दोज आर द टाइम व्हेन यू हैव टू डू द जेनेटिक स्टडी इन दीज चिल्ड्रन। इनकी जेनेटिक स्टडी जरूर करनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ना हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे पास बुखार के साथ बच्चा आता है दौरे का, तो जो यहाँ पे हमें पता होता है कि अच्छा पहली बार आया, दूसरी बार आया, तो तीसरी बार हम थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, चलो ये तो बुखार वाला बच्चा है तो उसको आते ही रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा रीस्टार्ट करनी चाहिए हिस्ट्री की अब की बार भी बुखार आया था कि नहीं आया था। अगर वो बुखार के साथ दौरे हैं तो हम फिर लीनियंट हो सकते हैं, बट अगर एक भी इवेंट ऐसा वो बता रहा है पेरेंट की नहीं अब की बार तो ना सर्दी थी, ना खांसी थी, ना बुखार था, ना कुछ नहीं था, बट फिर भी दौरा आ गया, सो ये बच्चों का थोड़ा खास ख्याल रखना है और इन बच्चों को हमें आगे जाके जेनेटिक स्टडी करानी पड़ सकती है। राइट राइट। अच्छा, ये जो बुखार में दौरे पड़ते हैं, और क्या इन बच्चों को, अब क्योंकि बुखार होने से तो बहुत डर लगता है, तो क्या मैं वैक्सीनेशन कराऊं इन बच्चों का या नहीं, क्योंकि कब वैक्सीन से पता चला बुखार हो गया फिर दौरा पड़ गया। ये वैक्सीनेशन के बारे में बताइए, मुझे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इंडिया में हैं और जहां हमारे पास जो है बहुत ही मेजर जानलेवा बीमारियां हैं जो वैक्सीनेबल, वैक्सीन से प्रिवेंटेबल हैं, जिसमें काली खांसी, गलघोटू और टिटनस, डीपीटी वाला, तो जो है अब हमें रिस्क वे करना है। तो ये माना जाता है कि जो है अगर जो है बच्चे को बुखार के साथ दौरे आ रहे हैं तो पहली चीज उनको वो जो है वैक्सीन दीजिए जिससे बुखार ना आए। तो जो है जो डीपीटी वाली वैक्सीन है जनरली जो है ये जो है बुखार लाती हैं, बट ऐसी भी ये वाली वैक्सीन भी आती हैं जो बगैर बुखार के भी डीपीटी वाली वैक्सीन है। तो कोशिश करेंगे, ये थोड़ी महंगी आती हैं बट ये देनी जरूरी होती है, और जो है ये देनी चाहिए जब जो है हमें पता हो कि जो है बच्चे को बुखार के साथ आते हैं। तो थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, बट हमें जो है 3 मेजर जो बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है वो जो है उससे प्रिवेंटेबल है, वैक्सीन से वो प्रिवेंट होंगी। और जो है ये रूल होना चाहिए, हर पेरेंट को पता होना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे को अगर बुखार के साथ दौरा आ रहा है तो भी मुझे ये दवाइयां देनी ही देनी है। हाँ, बट जिससे कम बुखार आए वो वाली वैक्सीन देंगे हम। 2 तरह की जो हमारी वैक्सीन है वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, इन बच्चों को खास तौर पे जो बुखार को प्रिवेंट करने के लिए जो हम प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, क्रॉसिन, और ये जरूर दीजिए और उनको बता दीजिए कि अगर जो है बुखार के साथ आता है तो प्लीज तुरंत जो है वो हॉस्पिटल लेकर आए, ताकि जो है हम आगे का उसका जो प्लान है वो फटाफट ट्रीट कर पाए उनको और रोक पाए। आपने बिल्कुल ठीक बताया। जो होलसेल पर्टूसिस वैक्सीन है उसमें 330 में एक बच्चे को बुखार तेज हो सकता है जिससे उसे दौरा आ सकता है, और जो बिना बुखारी सेलुलर पर्टूसिस वैक्सीन है उसमें 14,000 में से एक बच्चे को बुखार का रिस्क रहता है। अगर कोई आदमी नहीं, मतलब उसकी अफोर्डिंग रेंज से ज्यादा है वो ये सेलुलर पर्टूसिस, तो होलसेल लगवाएं और दवाई दे दें। अब ऐसे में मान लीजिए अगर वो नहीं लगवा पा रहे हैं ये सेलुलर, तो क्या क्या दवाई हैंडी होनी चाहिए हमारे पास। और एक कुछ स्प्रे की बात कर रही थी आप, वो कैसे यूज करना है, उसे सिंप्लीफाइड तरीका के 5 किलो का बच्चा तो इतना स्प्रे नाक में डालना है, 10 किलो का तो इतना डालना है, क्योंकि पहले स्प्रे वो 2 स्ट्रेंथ में आता था और अब तो शायद एक ही स्ट्रेंथ में आ रहा है। कुछ बताइए। हाँ, तो जो है जब भी जो है बच्चे को दौरा आता है और जो है हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं, उसका नाम है मिडाजोलम इंजेक्शन। तो यही मिडाजोलम जो है अब जो है टेक्निक की वजह से अब हमें हैंडी हो गया और हमें इंट्रानेजल रूट से मिल जाता है, मतलब कि जो है वो स्प्रे के रूप में आ चुका है वो, और बाजार में मिलता है, और जो है वो अगर आप नाक में डाल देंगे तो वो वही काम करता है जो जैसे ही आप हॉस्पिटल में ले जाके पहला डॉक्टर इंजेक्शन देता है वो सेम वही काम वैसा करेगा। तो ये दौरे को तुरंत रोकता है और बच्चे को थोड़ी देर के लिए सुला देता है, और जब बच्चा सो के उठता है तो बिल्कुल फ्रेश उठता है। तो इसको हम बोलते हैं मिडाजोलम नेजल स्प्रे। ये जो है 0.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसको एक बार पफ करेंगे, ऐसा वो स्प्रे है क्योंकि, तो वो पफ करेंगे नाक के अंदर, तो 0.5 मिलीग्राम की एक डोज चली जाएगी।
तो जनरली जो है हमारा ये होता है कि जो है जब भी मान लीजिए 10 किलो, 1 साल का बच्चा है जो जनरली एक 10 किलो के आसपास का होगा, तो जो है हमें 2 पफ देने होंगे उसको, क्योंकि पॉइंट हमें 1 मिलीग्राम देना है, तो 0.5 और 0.5 जो है हम दे देंगे। तो 10 किलो के बच्चे के लिए 1 पफ इधर और 1 पफ उधर। ऐसे अगर 20 किलो का है तो 2 इधर 2 इधर, तो ऐसे जो है करके वो बढ़ता है। बट आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो है ये आपने पफ जब दे दिया तो ये नहीं कि फिर बच्चे का सीजर रुक गया और आप जो है उसको घर पे लेके ही बैठे रह गए, क्योंकि जो है हमें जो है सीजर तो आपने रोक दिया, बट उस सीजर का कारण क्या था वो जरूर जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हो सकता है वो ब्रेन का इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से जो है वो दौरा जो है आया। तो प्लीज उसके बाद जो है जब थोड़ा दौरा रुक जाए, आप काम डाउन हो जाए, तो उसको अपने डॉक्टर के पास ले जाके दिखा दें, पूरी हिस्ट्री बताएं ये हुआ, ताकि वो कारण रूल आउट कर सके। और अगर जो है वो कारण जो है ट्रीटेबल है, जो भी ट्रीट करना है उसको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या है, तो वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करें और उसको ठीक करें। सो पफ आपको नॉलेज होनी चाहिए फॉर द अक्यूट कंडीशन, बट जो है आगे जो भी कुछ करना है वो आपके डॉक्टर, आपके पीडियाट्रिशियन जो भी आपके जिनको आप दिखाते हैं वो जरूर देख लें एक बार। राइट राइट। तो थैंक यू डॉक्टर पूजा। एक दो सवाल है दीपमान जी, क्या आप वो सवाल मैडम से पूछेंगे? जो हमारे ऑडियंस हैं वो 2 सवाल मैडम से पूछना चाह रही हैं, आप पूछिए जरा। Absolutely. Thank you so much, ma'am, for a lot of basic thing, but sometimes we miss out those. So there are a few questions here. This side, there's a mother writing. My question is, at what stage I can start my daughter's therapy? As I noticed, there is a control of seizure, but what was she last 2 months ago now looks better. Probably that child has undergone a couple of episodes of seizure, now doing better, but she be taken care some therapy. सो मुझे पता करना है कि जो है अब जब अगर सीजर्स कंट्रोल हो गए हैं, दैट इज द टाइम यू कैन स्टार्ट विद द थेरेपी। बट थेरेपी फॉर व्हाट? डज योर चाइल्ड हैज एनी डेवलपमेंटल डिले, स्पीच डिले, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहे हैं, मोटर डिले है? सो देखिए, सीजर इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम थेरेपीज। सीजर अगर आ गया है तो उसको ट्रीट कर देंगे और उसके दूसरे दिन से माई चाइल्ड इज रेडी टू गो फॉर द थेरेपी. So that is not a contraindication for a therapy part. But the thing is like what type of therapy are we looking in for? और जो है क्योंकि जो है वो मुझे डिफाइन करेगा कि हम कितना फ्रीक्वेंटली और कितना ज्यादा जो है मेजॉरिटली जो है हम फोकस करें सीजर के ऊपर या थेरेपी के ऊपर. मान लीजिए अगर मेरा बच्चा जो है वो सीजर आ रहा है बट चलता नहीं है, तो और अगर बच्चे की उम्र जो है मान लीजिए अगर 10 महीने है, आई विल वेट, आई विल सी, पहले मैं सीजर को अच्छे से कंट्रोल कर लूं. अगर मान लीजिए वो फेब्राइल सीजर है और आपको थेरेपी सेंटर में लेके जाना है जहां बहुत भीड़ है और आपको लगता है फिर से बार बार फीवर आ सकता है बच्चे को, दैट यू कैन वेट. सो इट ऑल इज डिपेंडेंट ऑन कि हम किस चीज को देखना चाह रहे हैं, उसके क्या क्राइटेरिया है, हम किस थेरेपी की बात कर रहे हैं, हमारे सीजर की फ्रीक्वेंसी क्या है. बट ऑल इन ऑल एक जनरल टर्म है कि जो है सीजर इज नॉट अ क्राइटेरिया और अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एनी थेरेपेटिक इंटरवेंशन. ये आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए. अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि इस बच्चे को थेरेपी की जरूरत है तो आप जरूर थेरेपी कराइए. वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है किसी भी बीमारी के लिए. जैसे हम जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो फैट खाना कम कर देते हैं और थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं. इसी तरह जो बच्चों की बीमारी ब्रेन से रिलेटेड है उसके अंदर दवाइयों के अलावा और जनरल चीजों के अलावा एक थेरेपी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सब कुछ मिलके बच्चे को नियर नॉर्मल लाने की चेष्टा करते हैं. और दीपमान कोई और सवाल है? There's one more question where the child is diagnosed with autism spectrum at 3 years of age. He is now 6. He had 2 seizures without fever with a gap of 5 months. Should we give him medication? Okay, so that is yeah, I really want to talk on this thing. So जो है ये देखा गया है कि जो बच्चे जिनको जो है ऑटिज्म होता है उनको जो है वो 33% चांस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन दौरे आने का. वो ज्यादा प्रोन होते हैं कि उनको दौरा आता है. बट ये बात भी देखी गई है कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम होती है. मतलब अगर एक दौरा आज आया है इसको तो जो है दूसरा दौरा हो सकता है 6 महीने बाद आए, 10 महीने बाद आए, तीसरा दौरा अगेन 5 महीने बाद आए. और एक मामूली सी छोटी सी एंटी एपिलेप्टिक जैसे कि वैल्पेरिन वगैरह है, इससे कंट्रोल हो सकते हैं.
जैसा कि इन्होंने पूछा कि जो है 2 दौरे आ गए हैं, तो देखिए अगर 2 दौरे आ गए हैं, सर्टेनली दिस इज एन इंडिकेशन टू स्टार्ट एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन। दौरे की दवाई जो है इन बच्चों में जरूर जरूर स्टार्ट करें। तो माना जाता है कि जब बच्चे को कभी पहला दौरा आता है और वो अगर बगैर बुखार के आता है तो हम उसको बोलते हैं फर्स्ट अनप्रोवोक्ड सीजर, मतलब बगैर किसी कारण के पहला दौरा आया। अगर मेरा ईजी नॉर्मल है, मेरा एमआरआई ब्रेन नॉर्मल है और मेरे को बगैर बुखार के पहला दौरा आया, तो चांस ये होता है कि सेकंड दौरा आने के लिए जो है 20% चांस है खाली कि जो है उसको सेकंड दौरा आ सकता है। 80% चांस है कि उसको सेकंड दौरा नहीं आएगा लाइफ में। तो इसीलिए एज डॉक्टर्स हम जो है बोलते हैं आप वेट करिए, अभी एज सच जो है जब सेकंड दौरा आएगा तब तक के लिए वेट करते हैं, क्योंकि 80% चांस है कि उसको दौरा नहीं आएगा। बट अब मेरे केस में ये सेकंड दौरा आ गया है, तो जब सेकंड दौरा आ जाता है तो रिवर्स रेशियो हो जाता है और 80% चांस है कि अब जो है अगले कुछ ही महीनों में नेक्स्ट दौरा आने वाला है और खाली 20% चांस है कि नहीं आएगा। तो क्योंकि 80% बहुत बड़ा रेशियो है, तो इट इज माय रिक्वेस्ट कि जो है सेकंड दौरा आने के बाद अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, प्लीज एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन स्टार्ट करिए, बिकॉज कभी भी दूसरा दौरा आ सकता है। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी टाइम लेफ्ट फॉर यू, प्लीज स्टार्ट द मेडिकेशन। जैसे मैम एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे जो बच्चे जिन्हें ऑटिज्म में या अदरवाइज दौरा आ रहा है बिना बुखार के, मैं मेंशन कर रहा हूँ बिना बुखार के, और मिडाजोलैम स्प्रे से सही हो जाता, तो व्हाई नॉट मदर जो है अपने पर्स में और एक फ्रिज में, मैं मिडाजोलैम के बारे में एक टिप दूंगा, जिनके बच्चों को बुखार के दौरान दौरा आता है, आप मिडाजोलैम स्प्रे घबराहट में नहीं ढूंढ पाएंगे, उसकी एक जगह सुनिश्चित कर दें, अपने फ्रिज में एक ड्रॉर बना दें, जिससे कभी भी इमरजेंसी हो पूरे परिवार को पता होना चाहिए वो इनहेलर कहाँ रखा है, स्प्रे कहाँ रखा है, जो निकाल के बच्चे की नाक में डाल के दौरे को कंट्रोल कर लिया जाए। अब 2 सवाल उठते हैं, क्या ये रेगुलर जैसे अदरवाइज जो बच्चे जिन्हें बुखार नहीं है, अगर उनके दौरों को ऐसे छोड़ दिया जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए सर, ये माना जाता है कि जो है अगर दौरे आ रहे हैं तो 15 मिनट तक तो जो है अगर आ रहे हैं, छोटा मोटा जो है रिवर्सिबल नुकसान होगा। रिवर्सिबल मतलब वो जो है जब दौरा बंद होगा थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। जैसे हो सकता है अगर इस साइड ऑफ द ब्रेन में दौरा आ रहा है, मेरा हाथ जो है वो 24 घंटे के लिए काम करना बंद कर दे, इस साइड पे अगर मेरा दौरा आया है और जो है 24 घंटे के लिए बंद हो जाए, बट ये है कि वो रिवर्सिबल है। बट अगर दौरा जो है 15-20 मिनट से ज्यादा चल गया तो सर इरिवर्सिबल जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो जो है इसीलिए जो है मिडाजोलम स्प्रे बनाया गया, और जब से ये मिडाजोलम स्प्रे आया तो हमारे पास जो इरिवर्सिबल डैमेज के जो चांसेस होते हैं वो घटते गए क्योंकि जो है जब हमारे पास बहुत गांव में लोग थे और इनको दौरे आते थे और हेल्थ केयर बहुत दूर थी, डॉक्टर बहुत दूर था और लाने में आधा घंटा लग जाता था, उनमें देखा गया कि उस साइड का ब्रेन जो है वो छोटा होता गया और वो वाला उसके अपोजिट जो हाथ है वो सूखना शुरू हो गया, वो चलना बंद हो गया। तो दैट कॉजेज, तो लॉन्गर सीजर कॉजेज इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, दिस इज द रूल। तो जो है जब से मिडाजोलम स्प्रे आया है और गांव तक ये पहुंच गया है तो वो स्प्रे डाल देते हैं तो तुरंत दौरा रुक जाता है। बट इसके लिए भी आपको एक बता दूं कि जो है एक लिमिट होती है कि जैसे 0.1 मिलीग्राम से अगर मैंने डोज दी है, अगर मैंने आपको बोला है कि बस 2 डोज दीजिएगा, आपको लग रहा है अरे दौरा नहीं रुका, आप दूसरी बार डाल रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि बच्चे को एक्स्ट्रा सुला देता है, तो कहीं बहुत ज्यादा गहरी नींद में ना सो जाए बच्चा, कुछ और ना हो जाए। तो आप एक बार डाल के बस देखिए जो उसकी डोज है प्रिस्क्राइब्ड, अगर दौरा नहीं रुकता है तो प्लीज जो है रश करिए टू द हॉस्पिटल, ज्यादा एक्स्ट्रा डोज मत दीजिए क्योंकि वो जो है बच्चे को सुलाने का, एक्स्ट्रा सुलाने का भी काम करती है और एस्पिरेशन तक हो सकती है। मैं डराना नहीं चाहती हूं, बट यह है कि एक बार की अलाउड डोज है, 2 बार की नहीं है, रूल नंबर 1। दूसरी चीज, यस, ये हर एक के पास हैंडी होना चाहिए। अगर आपके पास जो है घर में कोई भी बच्चा है जिसको दौरे आते हैं तो ये आपके पास जो है जरूर होना चाहिए। लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड में तो जो है वो लोग जब स्कूल जाते हैं तो उनके बैग पे उनके यहाँ टैग लगा होता है, उनको ब्रोश दिया जाता है कि भाई आई एम अ सीजर पेशेंट। बट हमारे यहाँ जो है हर कोई छिपाना चाहता है तो कोई बताता नहीं है। बट फिर भी जो है कोशिश करिए कि एक जो है स्प्रे स्कूल में रखवा दीजिए ताकि जब बच्चा स्कूल जा रहा है मान लो वहां उसको आ जाए। एक अपने घर में, एक जो है जो ड्राइवर बस में अगर मान लो 1.5-2 घंटे का रास्ता है कुछ है तो बस में जो है वो ड्राइवर को दीजिए। बच्चे के बैग में कभी भी ये स्प्रे नहीं रखेंगे क्योंकि वो कई बार बच्चे खेलने में एक दूसरे के नाक में अगर डाल दें, कुछ कर दें तो वो जो है वो उल्टा असर हो जाएगा, कुछ और हो सकता है। तो याद रखिए कि ये 2-3 जगह आपको रखना है, हर एक को इन्फॉर्म करना है
प्लस जो है कैसे स्प्रे देना है ये आपको पता होना चाहिए, कितना देना है वो डोजिंग पता होनी चाहिए, और जैसा सर ने बताया आपकी एक जगह सुनिश्चित होनी चाहिए जहां पे वो रखा हुआ होना चाहिए। राइट। तो एक और दूसरा नुकसान है, जिन बच्चों को बिना बुखार के दौरे पड़ते हैं तो वो पेरेंट्स पे समझना चाहिए, उनकी दवाई रेगुलर दी जाए। कई बार अन्यथा क्या होगा कि वो दौरे से इतना नुकसान नहीं होगा जितना दौरा, मान लो आप स्कूटर चला रहे हैं और बच्चे को दौरा आ गया तो बाप बेटे दोनों गिर गए, वे चढ़ रहे हैं, आप पतंग उड़ा रहे हैं, गिर गए। सो जो मैडम, है एपिलेप्सी रिलेटेड जो है वो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो अगर आपको दवाई चल रही है तो प्लीज दवाई तो बिल्कुल बंद नहीं हो सकती है, ये रूल है, ये रूल है। बिकॉज जैसा सर ने कहा, ऐसे बहुत सारे हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको एक्सीडेंट हो गए क्योंकि दौरा आ गया, सड़क पे चलते हुए नहाते समय गिर गए, दरवाजा बंद था कोई खोल नहीं पाया, अंदर ही रह गए, कहीं जा रहे थे, घूम रहे, पतंग उड़ा रहे थे, गिर गए छत से, कहीं कोने में बालकनी में खड़े हुए थे उस समय दौरा आ गया। सो जो है दौरे को प्लीज लाइटली मत लीजिए। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो देखिए हम कोई एक्सपर्ट नहीं है आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में, हम कहते हैं कि आप वो भी दीजिए, बट प्लीज एलोपैथिक मेडिसिन ही में जो है इसका उपचार है तो प्लीज वो जरूर दीजिए और बंद मत करिए। थैंक यू मैडम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और हम आपसे फिर दोबारा अब की बार इपिलेप्सी पे बात करेंगे, क्योंकि आपने इतने सारे संदेह दूर कर दिए हैं। और जो श्रोता, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मैं आपसे कहूंगा आप इन प्रोग्राम को स्प्रेड करिए, लोगों को बताइए। क्योंकि डॉक्टरी बिल्कुल भी मेडिसिन का गेम नहीं है, मेडिसिन उसका एक हिस्सा है। आपको टोटल प्लानिंग समझनी पड़ेगी, और अगर हमें डेवलप्ड वर्ल्ड से कॉम्पीट करना है और डेवलप्ड वर्ल्ड जैसा बनना है तो हमें अपनी समझ चेंज करनी पड़ेगी, हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमें इसे टेक इट ग्रांटेड नहीं लेना है कि जो होगा देखी जाएगी। और आपने जैसा कि मैडम ने बताया, फॉक मेडिसिन पे शुरू हो गए, और जब बिल्कुल मरणासन हो गए तो आपको एलोपैथिक डॉक्टर या इमरजेंसीज याद आ गई, और फिर आप उन पे नाराज होते हैं कि हमारा इतना खर्चा हो गया, ऐसा हो गया और वैसा हो गया। जब आपको भगवान हमें हर बीमारी के छोटे छोटे सिग्नल देते हैं, उन सिग्नल को पकड़ के चलिए और क्वालिफाइड डॉक्टर के संपर्क में रहिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। आज का जमाना है जो मेडिक्लेम हर आदमी का होना चाहिए। अगर आपने मेडिक्लेम कराया तो आपके कदम खुद ही सही पड़ेंगे, ये ठिठकेंगे नहीं। ये मेरा आज का मैसेज है। एंड थैंक यू डॉक्टर पूजा, थैंक यू दीपान जी, आपने मुझे थैंक यू। इतना बढ़िया अवसर दिया। और ये मुझे हमेशा लगता था कि मुझे, जब मैं 16 साल का था तो मैं सेलेक्ट हुआ और डॉक्टर बनना, मुझे बड़ी खुशी हुई डॉक्टर बन के। बट शायद मुझे उससे कहीं ज्यादा खुशी ये जो मैं डीमिस्टिफाई कर रहा हूँ, ये जो मैं संदेह लोगों के दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके जैसे एक्सपर्ट्स से बात कर रहा हूँ और लोगों के संदेह दूर कर रहा हूँ, ये मेरा, आई थिंक दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ माई लाइफ नाउ। डॉक्टरी तो बहुत I, अच्छी है। so I थैंक can understand that. Knowing you, it's like I know what you are doing, and that is so wonderful. I really appreciate the effort what you are putting in spreading awareness to the society. I think ये हमारा काम भी है एज अ डॉक्टर, जो है हम ट्रीट करें और प्लस सोसाइटी में अवेयरनेस लाएं ताकि जो है हमारी सोसाइटी आगे कुछ बढ़ पाए। आई एग्री टू दैट। it was not possible without Deepman, and we are the bird with the same feather and we flocks together. And आपकी हम सेवाएं Absolutely. दोबारा जरूर लेंगे मैम, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छा सब लोग ये कंसेप्ट क्लियर करे। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you, Dr. Pooja. It was really wonderful for all of us to learn. We'll connect once again with a different topic. Thank you for this platform. Thank you so much. Thank Take care. Good night, ma'am. Bye. Thank you, attendees.